नमस्ते। आज हम एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। भारत के इतिहास में एक ऐसे दौर की पहेली जब कुछ लोगों ने अपने पीछे विशाल भारी भरकम पत्थर तो छोड़े, पर एक भी शब्द लिखा हुआ नहीं। हमारे पास कोई किताब नहीं, किसी राजा का नाम नहीं। इस गुमनाम कहानी के जासूस होंगे उनके छोड़े हुए औजार, मिट्टी के बर्तन और उनकी रहस्यमयी कब्रें। हम बात कर रहे हैं महापाषाण संस्कृति यानी मेगालिथिक कल्चर की। मेगालिथ का मतलब ही है विशाल पत्थर। ये वो स्मारक हैं जो आज से लगभग 3000 साल पहले लौह युग के दौरान पूरे दक्षिण भारत में फैल गए थे। और इन खामोश पत्थरों में एक पूरी सभ्यता की कहानी छिपी है। ठीक है, तो जब कोई लिखी हुई कहानी ना हो तो सबसे अच्छी शुरुआत होती है ये देखकर कि वो लोग अपने जाने वालों को विदा कैसे करते थे। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर उनकी कब्रें ही उनकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी हैं, है ना? बिल्कुल सही। उनके अंतिम संस्कार की प्रथाएं हमें सीधे उनकी सोच और समाज के दिल में ले जाती हैं। वे सिर्फ मृतकों को दफना नहीं रहे थे, वे एक तरह से एक यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे। तमिलनाडु के आदि चनलोर जैसी जगहों पर एक अलग ही रिवाज था। वे शवों को बड़े बड़े मिट्टी के मटकों, जिन्हें कलश कहते हैं, उनमें रखकर दफनाते थे। ये एक तरह का कलश शवाधान था। अच्छा, तो सिर्फ पत्थर ही नहीं, मिट्टी भी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। हाँ, और ये तरीके हर जगह एक जैसे नहीं थे। मतलब एक ही संस्कृति के अंदर भी अलग अलग मान्यताएं थी। विविधता बहुत थी। और यही विविधता हमें उनके समाज की परतों को दिखाती है। जैसे महाराष्ट्र में खापा नाम की जगह पर कुछ कब्रों में इंसानी अवशेषों के साथ एक घोड़े की हड्डियां और उसके साजो सामान भी मिले हैं। एक घोड़ा कब्र में? हाँ, अब सोचिए उस जमाने में घोड़ा कितनी कीमती चीज रही होगी। उसी किसी के साथ दफना देना साफ बताता है कि मरने वाला कोई आम इंसान नहीं था। वो या तो कोई बड़ा योद्धा होगा या कोई सरदार। तो यहीं से समाज में ऊंच नीच या अलग अलग दर्जे होने का पहला इशारा मिलता है। एक किसान के साथ शायद ही घोड़ा दफनाया जाता होगा। निश्चित रूप से ये सामाजिक स्तरीकरण का पहला पक्का सबूत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक योद्धा को योद्धा बनाता क्या है? हथियार। और यहीं से हम उनकी सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति पर आते हैं, लोहा। हाँ, ये लोह युग की कहानी है। तो लोहे ने उनकी दुनिया कैसे बदली? क्या हम सिर्फ हथियारों की बात कर रहे हैं? नहीं, हथियारों से कहीं ज्यादा। महाराष्ट्र की महुर झारी जैसी जगहों से हमें लोहे की शानदार कुल्हाड़ियां, हंसियां और खुरपियां मिली हैं। इस एक धातु ने सब कुछ बदल दिया। कल्पना कीजिए, जहां पहले पत्थर या तांबे के कमजोर औजारों से जंगल साफ करना एक संघर्ष था, वहीं लोहे की कुल्हाड़ी और फाल ने घने जंगलों को खेतों में बदल दिया। और ज्यादा खेत मतलब ज्यादा अनाज, और ज्यादा अनाज मतलब रहने की जरूरत नहीं होगी। यहीं से समाज में विशेषज्ञता आती है। अब आपके पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो सिर्फ हथियार बनाते हैं, यानी लोहार। ऐसे लोग जो सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, यानी कुम्हार। और वो योद्धा वर्ग? हाँ, और वो योद्धा वर्ग जो शायद इन किसानों की जमीन की रक्षा करता है। ये तो एक पूरी सप्लाई चेन बन गई। जी। किसान अनाज उगाता है जिससे लोहार का पेट भरता है। लोहार उस योद्धा के लिए तलवार बनाता है जो किसान के गांव की रक्षा करता है। ठीक यही बात है। और इन सबको एक साथ रखने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत थी। वो विशाल पत्थर सिर्फ कब्रें नहीं है, वे उस सामाजिक गोंद का सबूत है जिसने इन सभी लोगों को एक साथ बांध कर रखा था। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में मिली पत्थर की बड़ी बड़ी कब्रें, जिन्हें सिस्ट कहते हैं, उन्हें बनाने के लिए दर्जनों लोगों के संगठित श्रम की जरूरत पड़ी होगी। ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट था। इस नए व्यवस्थित समाज में लोगों के पास अब खेती और लड़ाई के अलावा भी थोड़ा खाली समय था। और खाली समय का मतलब है कला, संस्कृति, जो हमें सीधे उनके खूबसूरत मिट्टी के बर्तनों तक ले जाता है ना? बिल्कुल। उनके मिट्टी के बर्तन, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर या कृष्णा लोहित मृदभांड कहा जाता है, सिर्फ घरेलू चीजें नहीं थीं। ये उस जमाने की डिजाइनर पॉटरी थी। इन्हें बनाने की तकनीक इतनी खास थी कि बर्तन का अंदरूनी और ऊपरी हिस्सा काला और बाकी बाहरी हिस्सा लाल हो जाता था। अच्छा, ये बस रंग नहीं था, एक तकनीक थी। हाँ, एक बहुत ही सोची समझी तकनीक। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं, ये तकनीक और कला का संगम था, एक स्टेटस सिंबल था। और इनका इस्तेमाल भी खास मौकों पर होता होगा। हाँ, आदि चन्नलूर और तकाल घाट जैसी जगहों पर ये बर्तन बड़ी संख्या में कब्रों से मिले हैं। इन्हें मृतकों के साथ उनके आगे के सफर के लिए रखा जाता था। कुछ बर्तनों पर तो कलाकारी भी मिलती है।
महूरझारी में एक बर्तन के ढक्कन पर एक बकरी की छोटी सी मूर्ति बनी मिली है। वाह, मतलब वो अपनी रोजमर्रा की चीजों में भी खूबसूरती को कितना महत्व देते थे। बिल्कुल। बर्तनों के अलावा क्या वे मूर्तियां भी बनाते थे? हाँ, पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा की छोटी छोटी मूर्तियां भी मिली हैं। कर्नाटक में मस्की से कुछ नारी मूर्तियां मिली हैं जो शायद उर्वरता या प्रजनन शक्ति की देवी रही होंगी। वहीं तमिलनाडु के पय्यमपल्ली से बैल की मूर्तियां मिली हैं। बैल, ये तो समझ आता है। एक कृषि समाज के लिए बैल से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? सही बात है। और वो रॉक आर्ट जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, हाँ, हिरेबेनाकल वाला, वो हमें क्या बताता है? कर्नाटक में हिरेबेनाकल की चट्टानों पर बने चित्र कमाल के हैं। जब आप उन्हें असल में देखते हैं तो लगता है जैसे 3000 साल पहले का कोई इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। उनमें शिकार के दृश्य हैं, हिरण, मोर और कुछ ज्यामितीय आकृतियां भी हैं। वो सिर्फ एक हिरण का चित्र नहीं है, वो उस दिन के शिकार का उत्साह है, उस जानवर के लिए सम्मान है। वो हमें उनकी आंखों से उनकी दुनिया दिखाते हैं। तो उनके पास मिट्टी के बर्तन थे, मूर्तियां थीं, चित्रकारी थी और धातु भी। नायकुंड से सोने के मनके मिले थे, है ना? ऐसा लगता है कि वे मृतकों के साथ उनकी सबसे कीमती चीजें रख देते थे। हाँ, उनकी कब्रें असल में खजाने की तरह है जो हमें उनके जीवन के बारे में बताती हैं। इन चीजों को ग्रेव गुड्स कहते हैं। महूरझारी से सोने की पत्तियां, खापा से तांबे की घंटियां और लगभग हर जगह से लोहे के हथियार और औजार। वे एक तरह से अगले जीवन के लिए पूरा साजो सामान पैक करके भेजते थे। इससे उनकी मृत्यु के बाद जीवन में गहरे विश्वास का पता चलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस चीज की जिससे इस संस्कृति को इसका नाम मिला, वो विशाल पत्थर। ये देखने में कैसे होते थे? क्या सब एक जैसे थे? नहीं, यहाँ भी हमें काफी विविधता और इंजीनियरिंग का कमाल देखने मिलता है। मुख्य रूप से 3-4 तरह की संरचनाएं हैं। पहली है डोलमेन। ये विशाल पत्थरों से बनी एक मेज जैसी संरचना होती है। कर्नाटक में हिरेबेनाकल में इसके शानदार उदाहरण हैं जो अक्सर किसी पहाड़ी या ऊंची जगह पर बनाए जाते थे। ऊंची जगहों पर ही क्यों? क्या इसका कोई खास मकसद था? यह एक बेहतरीन सवाल है। हालांकि हमारे पास पक्का सबूत नहीं है, लेकिन उनकी लोकेशन जरूर कुछ कहती है। ये सिर्फ कब्रें नहीं, बल्कि पावर स्टेटमेंट्स थी। एक तरह से वे अपने इलाके पर निशान लगा रहे थे जो दूर दूर तक दिखाई दे। वो कह रहे थे, ये हमारी जमीन है। दिलचस्प। और बाकी तरह के स्मारक? दूसरे हैं सिस्ट, जो जमीन के नीचे पत्थर की शिलाओं से बने एक ताबूत जैसे बक्से होते थे। ब्रह्मगिरी में ये बहुत मिले हैं। तीसरे हैं केयर्न, जिसमें कब्र के ऊपर पत्थरों का एक ढेर बना दिया जाता है। महाराष्ट्र के जूना पानी में तो इन ढेरों के चारों ओर पत्थरों का एक घेरा यानी स्टोन सर्कल भी बनाया जाता था। स्टोन सर्कल, ये तो उस जगह को और खास बना देता होगा। पर यह सोचना भी हैरान करता है कि बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीन के वे 10 टन वजनी पत्थर कैसे उठाते और टिकाते होंगे। उनकी इंजीनियरिंग बहुत सरल लेकिन प्रभावी थी। वे ज्यादातर स्थानीय पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे, जिन्हें बहुत ज्यादा तराशा नहीं जाता था। वे शायद ढलान, लकड़ी के रोलर्स और रस्सियों का इस्तेमाल करके पत्थरों को जगह पर लाते थे। लेकिन उनकी योजना कमाल की थी। कर्नाटक के हेगडेहल्ली में कुछ सिस्ट कब्रों में एक तरफ एक गोल छेद बना हुआ मिला है जिसे पोर्ट होल कहते हैं। पोर्ट होल, एक कब्र में खिड़की, उसका क्या काम होता होगा? अंदाजा यही है कि इसका इस्तेमाल बाद में उसी कब्र में और शव या सामान रखने के लिए होता था। मतलब ये एक तरह का फैमिली वॉल्ट या पारिवारिक कब्र थी जिसे बार बार खोला जा सकता था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक बार के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी योजना बना रहे थे। ये तो कमाल है। हमने उनके मृतकों के लिए बनाए गए शानदार घरों की बात की, पर ये लोग खुद कहाँ रहते थे? क्या उनके शहरों या गांवों के कोई अवशेष मिले हैं? ये इस कहानी का सबसे रहस्यमयी पहलू है। हमें उनकी कब्रें तो हजारों की संख्या में मिली हैं, लेकिन उनके आवास स्थल बहुत कम मिले हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने मृतकों के लिए स्थायी घर बनाए, पर खुद शायद अस्थायी घरों में रहते थे। मतलब? ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ। महाराष्ट्र में तकाल घाट जैसी कुछ जगहों पर हमें फूस और मिट्टी से बनी झोपड़ियों के निशान मिले हैं। फर्श पर चूने का लेप होता था और दीवारों को बांस का सहारा दिया जाता था। तो जीवन अस्थायी और मृत्यु स्थायी, ये उनकी पूरी सोच के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। बिल्कुल। शायद उनके लिए जीवन एक पड़ाव था
और मृत्यु के बाद का जीवन असली मंजिल। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन उन स्मारकों में लगा दिए जो हमेशा के लिए खड़े रहें। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। क्या ये संस्कृति बस इतिहास बनकर रह गई या इसकी कोई विरासत भी है? क्या इसका प्रभाव बाद के समय पर भी पड़ा? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है, बस हम उसे पहचानते नहीं। जब हम दक्षिण भारत के विशाल और भव्य मंदिरों को देखते हैं तो हम उनकी विशाल पत्थर की दीवारों, उनके स्तंभों को देखकर हैरान होते हैं। पर इस वास्तुकला की जड़ें कहीं ना कहीं इन महापाषाण संरचनाओं में है। आप कह रही हैं कि मंदिर बनाने का आइडिया इन कब्रों से आया? ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसे ऐसे देखिए, ब्रह्मगिरी का वो स्टोन सर्कल क्या है? वो एक पवित्र स्थान को पत्थरों से घेर कर बाकी दुनिया से अलग करने का एक तरीका है। वो एक खुले आसमान का मंदिर ही तो है। हजारों साल बाद यही आइडिया विकसित होकर मंदिरों के प्राकार या दीवारों वाले अहातों में बदल गया। जड़ें वही हैं। और वो खड़े हुए पत्थर जिन्हें मेन्हिर कहते हैं, आज भी मेघालय की खासी जनजाति अपने पूर्वजों की याद में वैसे ही विशाल पत्थर खड़े करती है जिन्हें मेन्हिर कहते हैं। जब आप उन्हें देखते हैं तो वे किसी मंदिर के शुरुआती स्तंभों जैसे ही लगते हैं। ये एक सांकेतिक निरंतरता है। मतलब ये परंपरा आज भी जिंदा है। हाँ, इसी तरह भारत की कई जनजातियों में आज भी किसी खास जगह पर पत्थरों का ढेर बनाने की परंपरा है, जो उन केयर्न्स का ही एक रूप है। तो ये संस्कृति कभी खत्म नहीं हुई, इसने बस अपना रूप बदल लिया। तो ये लोग जिन्होंने कभी अपनी कहानी लिखी नहीं, उन्होंने उसे पत्थरों में गढ़ दिया, और वो पत्थर की लिखाई आज भी हमारे मंदिरों की नींव में और हमारी परंपराओं में पढ़ी जा सकती है। एक ऐसी विरासत जो शब्दों की नहीं बल्कि वजन और आश्चर्य की है। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की नींव का एक बहुत महत्वपूर्ण पत्थर है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही और भी विस्तृत एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।